हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए न्यूज इन शॉर्ट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके अंदर पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज मैमल्स इन इंडिया के बारे में। तो देखिए येल यूनिवर्सिटी जो है उसने एक स्टडी करी है, उसके हिसाब से उन्होंने ये सजेस्ट करा है कि बहुत ही डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस, काफी लार्ज लैंड ड्वेलिंग मैमल जैसे कि आपके एलिफेंट्स हो गए, राइनोज हो गए या बिग कैट्स हो गई, ये आज भी इंडिया के अंदर है ड्यू टू को एवोल्यूशन। अब ये ऐसी पहली स्टडी है जो देखती है, एक्सप्लोर करती है एक्सटेंशन ऑफ लार्ज मेगाफोना, इतने बड़े वाले जो यहाँ पे जानवर थे उनको यहाँ पे पढ़ती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफी डिटेल में, और ये अकाउंट करती, डॉक्यूमेंट करती है काफी ज्यादा ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जिनको एक्सटेंट पाया गया था फॉसिल रिकॉर्ड में। तो इनको यहाँ पे कहती है कि भाई देखो ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में ड्यू टू को एवोल्यूशन। अब देखिए को एवोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो नेटिव एनिमल्स होते हैं वो लर्न करते हैं अडाप्ट करना एक टू अ न्यू प्रेडेटर दैट इज ह्यूमंस विच अल्टीमेटली एडेड देयर सर्वाइवल। अब देखिए पिछले 1 लाख साल से अगर हम बोलें, ठीक है, ओवर द लास्ट 1 लाख ईयर्स कई सारे लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स जो है वो एक्सटेंट हो गए हैं पूरे ही ग्लोब में। ठीक है, को एवोल्यूशन में क्या होता है कि जो नेटिव एनिमल्स हैं समझते हैं कि किस तरीके से हम जो हमारे ह्यूमंस हैं उनके साथ रहें, कैसे हम इनके साथ, अब नया प्रेडेटर कौन हो गया, ह्यूमंस हो गए, अब हमें अक्लमंद रह गए। अब इस स्टडी ने क्या फाइंड करा, इसकी की फाइंडिंग समझते हैं। तो पहली चीज तो देखा कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन प्रेशर्स लार्ज स्लो रिप्रोड्यूसिंग मैमल्स वर went extinct compared to smaller sized fauna। अब देखने को मिला है क्लाइमेट चेंज की वजह से और इतना ज्यादा जो ह्यूमन का प्रेशर है उसकी वजह से, तो ये बड़े बड़े जो मैमल्स हैं जो बहुत ही धीमे धीमे प्रोड्यूस कर पाते हैं, वैसे तो है नहीं कि हाँ लो 2 महीने में इनके बच्चा हो गया, इनके 18 महीने लग जाते हैं, तो अब इतने इतने वक्त में जब ये प्रोड्यूस करते हैं, सो प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो ये देखने को मिला है कि ऐसे मैमल्स काफी ज्यादा एक्सटेंड हुए हैं अगर आप कंपेयर करो छोटे वाले जो जानवर होते हैं उनसे। अब देखिए जैसे एशियन जो आपका एशियन एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं या दूसरे कुछ बड़े बड़े मैमल्स हमारे इंडिया के अंदर हैं, ये had extensive ranges extending from Turkey to South East Asia which improved their chances of सर्वाइवल। अभी क्या है, ये एक जगह तो है नहीं, ये आपका देखने को मिलते हैं जैसे कि एशियन एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स वगैरह हो गए या बड़े बड़े और मैमल्स हो गए इंडिया के अंदर, इनकी काफी सारी रेंज देखने को मिलती है। ये आपकी टर्की से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक आपको देखने को मिलेगी, और यही वजह है कि भाई ये अभी तक देखने को हमें मिल जाते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रिचेस की अगर बात करें, ऑस्ट्रिच की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये विच वर डिपेक्टेड इन केव आर्ट एंड देयर एग शेल्स यूज फॉर ऑर्नामेंटेशन। ये केव्स वगैरह जो नहीं है, केव्स वगैरह में जो पुरानी केव आर्ट है उनमें देखने को मिले हैं, और साथ में इनके जो एग शेल्स है इनको यूज करा जाता था उस समय ऑर्नामेंटेशन के लिए, लोग ज्वेलरी वगैरह या बना के पहनते थे। ये भी एक्सटेंट हो गए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जो सजेस्ट करता है कि ह्यूमंस ये रीजन हो सकते हैं तभी लोकल एक्सटेंशन हुआ है, इंसानों की वजह से ये सब एक्सटेंट हो गए हैं, अब यहाँ से खत्म हो गए हैं। ये स्टडी ये भी दिखाती है कि कंटेम्प्रेरी मैमल्स आर फेसिंग सिमिलर प्रेशर्स दैट दीज एक्सटेंट मैमल्स फेस्ड। ये कहती है कि जो अभी के मैमल्स हैं जो ह्यूमन के साथ अभी चल रहे हैं, ये भी सेम प्रेशर, सेम प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं जैसे कि इन मैमल्स ने कभी झेली होगी। उसके बाद confining animals to increasingly smaller habitat because of human encroachment leads to loss of genetic diversity that can protect against extinction। अभी क्या है, देखो सीन क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका जो एनिमल्स हैं वो पहले खुले आराम से हर जगह घूमते थे, अब ह्यूमन ने क्या कर दिया है, उनको लिमिटेड कर दिया है जगह पे, अब फॉरेस्ट वगैरह चाहे जो भी हो काट काट के चीजें बनी जा रही हैं, और यही एक वजह है कि इतना डाइवर्स नहीं हो पाते और ये यहाँ पे एक्सटेंट हो जाते हैं। कोई दूसरे बताओ तो हंटिंग और पोचिंग होती है, ठीक है, जानवरों को हंट कर लिया जाता है या इनकी खाल वगैरह के लिए इनको मार दिया जाता है, ठीक है,
और कुछ दिक्कत भैया इतना बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ये कुछ वजहें हैं जो इसके अंदर देखी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन ग्रास हॉपर्स। समझते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ग्रास हॉपर स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हमारा IUCN जो है, इसने एक रेड लिस्ट असेसमेंट ग्रास हॉपर्स के लिए इंडिया में जो है वो इनिशिएट करी है। अब ये रेड लिस्ट क्या होगी? जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पीशीज है ये 1964 में फाउंड करी गई थी। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस जो देती है बायोलॉजिकल स्पीशीज को। ठीक है, रेड लिस्ट के अंदर आप समझ लीजिए ना, ये 1964 में आई थी। ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कितना जो है हमारी स्पीशीज कितनी कंजर्व है, ठीक है, कहाँ है, कितनी बची हैं, उस हिसाब से इनको स्टेटस दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से, और ये 3 स्टेट्स में जो फैला हुआ है, एक आपका केरला में है, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। तो यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर कुछ दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में भी जाएगा। अब ये असेसमेंट किया जाएगा, इस असेसमेंट में यहाँ पे कुछ न्यू स्पीशीज भी ग्रास हॉपर की, जिनका नाम टेटिलोबस त्रिशूला या फिर आपका शिवास पिग्मी त्रिशूला है, इनको भी यहाँ पे जो है इंक्लूड करा जाएगा, जो कि डिस्कवर करी गई हैं आपकी इराविकुलम नेशनल पार्क में, जो कि केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इन सारी स्पीशीज को भी इसके अंदर लिया जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें मदद करेगा समझने में कि आखिरकार ग्रास हॉपर की क्या कंडीशन है इस समय की इकोसिस्टम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ग्रास हॉपर, और अभी इनकी क्या कंडीशन है। साथ में ग्रास हॉपर आप जानते हैं एग्रीकल्चर पेस्ट, ये प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर पेस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, और ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। बस उस वहां नहीं रहते जहाँ पे बर्फ होती है, जहाँ पे स्नो होती है, ये वहां नहीं रहते, बाकी हर जगह रहते हैं। इनका सर्वाइवल स्टेटस हमें दिखाता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट है और किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं वगैरह वगैरह। अभी हमें मदद करेगा हमारा जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसे और ज्यादा अपडेट करने में, और इंडिया के ग्रास हॉपर कंजर्वेशन एक्टिविटीज को इनिशिएट करने में भी। खैर, अब जो इंडियन ग्रास हॉपर स्पीशीज है ये काफी टाइम से नेग्लेक्ट रही है, नेग्लेक्टेड ग्रुप रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो है वो पहले रेड लिस्ट में डाले गए थे, है ना, सॉरी, इसमें से पहले कोई जो है रेड लिस्ट में नहीं डाला गया था, इसलिए ये रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में नहीं डाला गया था। इस वजह से इसको इतना भाई अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है, और ये बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट रहा है पास्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल ओशन के बारे में। क्या है समझते हैं। देखिए, डिजिटल ओशन ये ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट डेटा प्लेटफॉर्म है जहां पे ओशन का डेटा दिया जाएगा रिलेटेड सर्विसेज एट वन प्लेस। फिर समझिए, डिजिटल ओशन इज आर्ट ऑफ द सॉरी डिजिटल ओशन इज द स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ओशन डेटा रिलेटेड टू सर्विसेज एट वन प्लेस। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेट ऑफ एप्लीकेशन होगी, इसे डेवलप करा जाएगा ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करने के लिए हेट्रोजेनियस ओशनोग्राफिक डेटा बाय अडॉप्टिंग रैपिड एडवांसमेंट इन जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हर तरह का अलग अलग फील्ड में आपका ओशन को लेकर जितना भी है ना डेटा वगैरह होता है, ओशनोग्राफिक डेटा होगा, सब इसके अंदर रखा जाएगा। यहाँ पे कैसे, ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा जो है एडवांसमेंट करके इस डेटा को इस जगह पे रखेंगे। इसको डेवलप करा जा रहा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो आपका INCOIS है उसके द्वारा, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आएगा। अब देखिए, ये जो है आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये हमें ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज देगा, कई सारे स्टेक होल्डर्स को ये देगा। ठीक है, इस सारे रिलेटेड सर्विस, इसमें आपका पोटेंशियल फिशिंग जोन आएंगी, पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज, उसके साथ ओशन स्टेट फॉरेस्ट, उसके साथ हाई वेव अलर्ट्स, फिर सुनामी अर्ली वार्निंग्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी समझते हैं। पहला तो ये मदद यहाँ पे सर्व करेगा एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द डेटा रिलेटेड नीड्स। जो भी हमें डेटा चाहिए यहाँ पे, है ना, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमें मिल जाएगा, है ना। मोदी जी कहते हैं हर चीज एक हो, दो ना लो, साहिल खान मत बनो, जो भी दो मत लो, एक ही होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह पे मिलना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे एक ही जगह पे सारा डेटा होगा, बहुत अच्छी बात है। और डेटा बहुत बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट से, जैसे कि डीप ओशन मिशन से, है ना, ये आपका समुद्रयान प्रोजेक्ट से, है ना, तो ये रिसर्च ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, और वगैरह वगैरह बहुत सारे तरह का डेटा इसके अंदर आएगा। ये मदद करेगा
समझने में इवोल्यूशन जो कि ओशनोग्राफिक फीचर्स के हैं, ये 3D और साथ में 4D डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें समझने में मदद करेगा। अब देखिए आखिरकार हम इतना क्यों कर रहे हैं, एक जगह पे ओशन डेटा क्यों रख रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस ओशन डेटा की, समझते हैं। तो पहला तो ये है कि हमें ये समझने में मदद करता है किस तरह से ओशंस काम करते हैं और इनका आखिरकार इस ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव में क्या रोल है। और दूसरा, ये हमें मदद करेगा कैपेसिटी बिल्ड करने में ओशन डेटा मैनेजमेंट की, है ना, इंडियन ओशन रिम कंट्रीज के साथ में हमारे पास अगर डेटा होगा तो हम और अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए इंडिया के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं ओशंस को लेके। पहला है डीप ओशन मिशन। इसके अंदर क्या है कि हम मिनरल्स वगैरह को, एनर्जी वगैरह को, मरीन डाइवर्सिटी वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे जो कि अंडर वाटर वर्ल्ड के हैं, है ना। तो ये काफी बड़ा होने वाला है, अनएक्सप्लोर्ड है, आप जानते हैं पूरा हमारा पानी के नीचे का हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। खैर ये अभी जो डीप ओशन मिशन है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी लॉन्च होना बाकी है। दूसरा है समुद्रयान प्रोजेक्ट। ये प्रपोज करता है टू सेंड अ सबमर्सिबल व्हीकल विथ 3% टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सबमर्सिबल व्हीकल के अंदर यहाँ पे 3 लोगों को बैठा के भेजा जाएगा 6000 मीटर्स की गहराई में ओशन के अंदर, कि देखिए डीप अंडर वाटर स्टडीज करने के लिए इनको भेजा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है सगुण राइस टेक्नोलॉजी। क्या है समझते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिक तरीके का मेथड है और एक यूनिक तरीका है जिसमें हम राइस की खेती करेंगे या रिलेटेड ऐसे रोटेशनल क्रॉप्स की भी यहाँ पे खेती करेंगे, लेकिन इसमें हम कोई हल का यूज नहीं करेंगे, मतलब प्लॉ नहीं करेंगे, ना फुडलिंग करेंगे, मतलब ना कोई ऐसा बरी वगैरह करके कोई लाइन बना के कुछ खोदना वगैरह, ये सब भी नहीं होगा, ना ही ट्रांसप्लांट होगा कहीं और करके और फिर कहीं और जो है उसको बोना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये एक एजीरो टिल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टाइप है आपके एग्रीकल्चर मेथड का, जो कि कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है सगुण, ये देखिए यहाँ पे सगुण बॉग BAUG, सगुण बॉग डिस्ट्रिक्ट है आपकी रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर, वहां से निकला है ये। समझते हैं SRT जो है इसकी प्रिंसिपल्स क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए ये कहता है कि जो सारी रूट्स होती हैं, ठीक है, जो जड़ें होती हैं और जो छोटा पोर्शन स्टेम का होता है, इसे आप जो बेड है जहां पे ये उगा हुआ था वहीं पे ही छोड़ दीजिए ताकि धीमे धीमे वहां पे सड़ता रहे। अच्छा, कोई भी फ्लोइंग की जरूरत नहीं है, फुडलिंग की जरूरत नहीं है, होइंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए वीड्स को कुछ नहीं करना है। वीड्स आर टू बी कंट्रोल एंड वीडीसाइड्स एंड मैनुअल लेबर। अब यहाँ पे वीड्स वगैरह जो उगाते हैं, ठीक है, बीच बीच में उनको कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ पे वीडीसाइड्स डाल दीजिए या फिर मैनुअल लेबर आए और उसको नोच दे। समझ रहे, तो ये सिस्टम यहाँ पे क्रॉप रेडी करवा देगा, कम से कम 8 से 10 दिन पहले ही यहाँ पे जो है वो फसल तैयार हो जाएगी, बहुत जल्दी यहाँ पे कट जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, एकदम यहाँ पे तैयार हो जाएगी 8 से 10 दिन पहले। तो ये है सगुण राइस टेक्नोलॉजी, सॉरी टेक्निक। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट कहता है इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। क्या है ये, देखिए इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी जो यहाँ पे लिथियम ओर को प्रोसेस करेगी ताकि यहाँ पे हम बैटरी ग्रेड मटेरियल बना सके। तो भाई लिथियम बैटरी बनती है ना, तो ऐसी ये जो पहली ऐसी लिथियम रिफाइनरी है इसे यहाँ पे सेटअप करा जाएगा गुजरात के अंदर। अच्छा, मणिकरण पावर लिमिटेड वो ये जो है वो सेटअप करेगा इस रिफाइनरी को। और लिथियम आप जानते हैं क्या होता है, काफी रेयर एलिमेंट है जो इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता ज्यादा मात्रा में, और जो कंपनी है इसे यहाँ पे इंपोर्ट करेगी लिथियम ओर को ऑस्ट्रेलिया से। कहां से करेगी, ऑस्ट्रेलिया से करेगी, और उसके बाद इसे यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। अच्छा, विद इंडिया पोस्ट टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या बनेगा भैया, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी बड़ी मार्केट, तो इंडिया हमारी बहुत बड़ी मार्केट बनने ही वाला है पूरे वर्ल्ड की आपकी कार्स वगैरह को लेके। तो ये रिफाइनरी हमें मदद करेगी, इंडिया को मदद करेगी कि हम इंपोर्ट अब ना कराएं इस लिथियम आयन बैटरी का, ना बैटरी ना उगाए, लिथियम उगाए, अपने ही बनवा लें। अब इंपोर्ट जो हम करते हैं लिथियम आयन बैटरी का, ये भाई 712 मिलियन बैटरीज 2018 में करी थी, और ये हम 175 ही करते थे, खाली 175 मिलियन हम करते थे 2016 में, लेकिन कितनी गुना बढ़ गई, 712 हो गई। लेकिन अब आगे ना समय में और बढ़ेगी, तो क्या फायदा जो है मंगा के अपने पैसे खर्चा करने का। चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, वियतनाम हो गया, ये लीडिंग सोर्सेज हैं इंपोर्ट्स के। ठीक है,
अब लिथियम क्या होता है, एक एल्कली मेटल होता है और ये बहुत ही हल्का होता है ना। सॉलिड जो अगर हम एलिमेंट्स देखें तो ये काफी ज्यादा उन सब में सबसे हल्का होगा, काफी सॉफ्ट होता है, व्हाइट कलर का होता है और लशियस होता है, चमकेगा। ठीक है, ये आपको ब्राइन डिपॉजिट्स में मिलता है एज एंड एज सॉल्ट्स इन मिनरल स्प्रिंग। इसका कंसंट्रेशन जो सी वाटर में है, जो आपको समुद्री पानी में इसका कंसंट्रेशन मिलेगा, वो 0.1 पार्ट पर मिलियन देखने को मिलेगा। ये करीब 0.002% आपके अर्थ का क्रस्ट का पार्ट है और ये आपको मिनरल्स में भी देखने को मिलता है, ओर्स में भी मिलता है, जैसे कि आपका पेटालाइट के अंदर, लेपिडोलाइट के अंदर, लेपिडोलाइट, एम्बाइगोनाइट वगैरह के अंदर ये मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन इस लिथियम रिजर्व का ये आपका साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल के अंदर। ये लिथियम ट्रायंगल क्या है? ऐसा एरिया है जिसके अंदर पार्ट्स जो है कंट्रीज आती हैं। चील का पार्ट आता है, कुछ अर्जेंटीना का पार्ट आता है बच्चों, और कुछ बोलीविया का पार्ट आता है ना। जो बोलीविया के अंदर तो लार्जेस्ट रिजर्व है इस लिथियम का पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पोर्शन इस लिथियम का यहाँ मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का जो है पूरे वर्ल्ड में। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे कुछ लिथियम आयन बैटरी के बारे में। है तो बड़ी फेमस, लेकिन आपको बताना है जरूरी। लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में से है, क्योंकि इसका हाई वोल्टेज कैपेसिटी है, इसके पास हाई एनर्जी डेंसिटी है, इसका लॉन्ग लाइफ साइकिल है और हाई स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये आपको बहुत सारी एप्लीकेशन में मिलेंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो या एरोस्पेस हो, हर जगह पे देखने को आपको मिलेगी। और अभी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस जो मिली है देखने को लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी में, इसकी वजह से भी काफी ज्यादा अच्छा सोर्स हो गया है इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो भाई जरूरी हो जाता है कि हम अपने यहाँ ही इसको बना भी लें। नेक्स्ट टॉपिक कहता है सी ऑफ गैलीली। तो ये क्या है? देखिए, सी ऑफ गैलीली जिसे हम लोग लेक तिबरियास भी बोलते हैं या किन्नरेट भी बोलते हैं, वन ऑफ द लोवेस्ट लाइंग बॉडी है वाटर की पूरे वर्ल्ड में, लोवेस्ट लाइन। और ये आपके नॉर्थ इजराइल के अंदर देखने को मिलती है। जो इजराइल ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स है ना, गोलन हाइट्स बड़ा फेमस है, गोलन हाइट्स और गैलीली रीजन के बीच में पड़ता है एरिया, वहां पे देखने को मिलती है। ये एक फ्रेश वाटर बॉडी है, जैसे जो है अंडरग्राउंड स्प्रिंग से यहाँ पे पानी आता है। स्प्रिंग जानते हैं ना, ऐसे सू 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 उड़ के निकलता है, एक छेद निकल आता है जब, तो वहां से पानी आता है। और बट इसका मेजर सोर्स जो है वो जॉर्डन रिवर है। और ये आपका जानते हैं कि भाई ये फ्लो करती है थ्रू सी ऑफ गैलिली बिफोर एंडिंग इन द डेड सी। डेड सी में जाने से पहले सी ऑफ जॉर्डन जो है वो सी ऑफ गैलिली से होके गुजरती है। अब देखिए, वाटर को नहीं निकाला जाता, पानी नहीं निकाला जाता सी ऑफ गैलिली से, बट ये माना जाता है काफी इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है वाटर सिचुएशन जो इजराइल की है उसे यहाँ पे नापने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है लैब ग्रोन मीट के बारे में बताता है। क्या है समझते हैं। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली सिंगापुर फूड एजेंसी ने अप्रूव कर दिया है कि अब आप सेल कर सकते हो लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट्स को। और ये ऐसा पहली दफा होगा जब कल्चर्ड मीट को जो है इसे क्लियरेंस मिली है कि आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी जो है वो सेल कर दीजिए। देखिए, लैब ग्रोन या कल्चर मीट में क्या है कि साइंटिस्ट यहाँ पे एनिमल की स्टेम सेल को यूज करते हैं, जानवरों के स्टेम सेल को यूज करते हैं और इससे मीट बनाते हैं रेदर देन स्लॉटरिंग एनिमल्स। जानवरों को काटने की बजाय जो जानवर होते हैं उनके स्टेम सेल्स को यूज करके मीट को बनाया जाता है लैब्स में। अब स्टेम सेल्स ये क्या होते हैं? स्टेम सेल्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स हैं और टिश्यूज हैं, और इनको यहाँ पे अमीनो एसिड्स वगैरह दे के, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह दे के यहाँ पे मसल सेल्स जो है, जो मसल सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं और इसे लैब में और ज्यादा जो है वो पैदा किया जाता है, ग्रो किया जाता है। एक बार मसल सेल फाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए तो रिजल्ट जो है वो आर्टिफिशियली बना दिया जाता है। एक आर्टिफिशियली बनाया हुआ मीट होता है जो एक्चुअल मीट की तरह दिखता है, देखने में, टेक्सचर में और न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में भी। अब देखिए, लैब ग्रोन मीट जो है ये डिफरेंट होता है प्लांट बेस्ड मीट से, क्योंकि जो लैब ग्रोन मीट है ये प्लांट सोर्सेज जैसे कि आपका सोया या पी प्रोटीन से बना होता है, पर जो कल्चर मीट है ये डायरेक्टली जो सेल्स होते हैं लेबोरेटरी के उन्हीं से ही बना देते हैं। फायदा क्या है, एडवांटेज की बात करें
तो देखिए कल्टीवेटेड बीफ जो है ये रिड्यूस कर सकता है लैंड यूज को बाय मोर देन 95% और क्लाइमेट चेंज एमिशन को ये 74% से लेके 87% तक यहाँ पे कम कर सकता है। साथ में न्यूट्रिएंट पोल्यूशन को 94% से कम कर सकता है। इसको बनाया जाता है काफी क्लीन फैसिलिटीज में, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता कि इसमें कोई पैथोजेंस वगैरह आ जाएंगे, है ना, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं आ सकता, जैसे कि साल्मोनेला या ई कोली वगैरह इसके अंदर नहीं आ सकते। तो ये भाई पहले भाई जो जहाँ पे कसाई खाने होते हैं ना, स्लॉटर हाउसेस, वहां पे ये पाए जाते थे, ये मीट पैकिंग फैसिलिटी फैक्ट्रीज में ये हो सकते थे, लेकिन इसके अंदर ये नहीं हो सकते। अब कोविड-19 की वजह से जो इतना डर फैल गया है कि भाई ऐसा ना हो, ये देखा नहीं मुर्गी खा लेंगे तो ये हो जाएगा, बकरा खा लेंगे तो वो हो जाएगा, तो इस डर की वजह से स्पेशली अफ्रीकन स्वाइन फीवर वगैरह हो जाते हैं, हाईली पैथोजिक जो एवियन इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो कल्चरल मीट है ये हमें एक अपॉर्चुनिटी ऐसी देता है कि हम ऑल्टरनेटिव यूज कर सकें, क्योंकि आपने देखा था भाई उस समय काफी ये मीट वालों को काफी नुकसान हुआ था कोरोना के टाइम पे, जब बहुत तेज फैल गया था चीजें। तो अब इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। देखिए जो एनिमल से जो मीट निकाला जाता है उसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर नहीं पड़ती। इस वजह से यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पब्लिक के अंदर आएगी ही नहीं। तो ये होता है ना, कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा लेने लग जाओ, अब इसमें भी आप एंटीबायोटिक खा रहे थे, आपको कोई बीमारी हुई, आपने एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दी तो आपको असर करना बंद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पहले आप खा रहे थे, ठीक है। तो अब ये है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक की हेल्थ को भी। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है चाइना चेंज 5 सक्सेसफुली इंटर्स अर्थ सरफेस। तो अब देखिए क्या है, ये चाइना का जो चंगई, सॉरी चेंज नहीं है, चैंगीज, ये क्या है, चैंगीज 5 रिसेंटली जो है वो अर्थ पे वापस आ गया है, और इसमें यहाँ के जो है वो मून से रॉक्स लेकर आया है। ये पहला ऐसा होगा सिंस सोवियत यूनियन लूना 24 मिशन इन 1976, ठीक है, द फर्स्ट सिंस द सोवियत यूनियंस लूना 24 मिशन इन 1976। अब चाइना ऐसी तीसरी कंट्री बन गया है जिसने रिट्राइव करा है, लूनर सैंपल लेकर आया है। यूएस पहले लाया था, रशिया उसके बाद लाया था। उसके बाद जो ये आपका चंग E5 मिशन है, इसने 2 किलोग्राम का जो मटेरियल है जिसका एरिया इन एन एरिया नॉर्थ ऑफ द माउंट रमकर, जिसे कहते हैं ओशिनस प्रोसिलरेम या फिर ओशन ऑफ स्टॉर्म जिसे कहते हैं, काफी बड़ा है, अनएक्सप्लोर्ड लावा प्लेन है, ये उसके यहाँ पे लेकर आ गया है। अब ये जो चैंग E5 है, ये ना ही सिर्फ ऑनगोइंग सैंपल रिटर्न मिशन है, इज नॉट ओनली ऑनगोइंग सैंपल रिटर्न मिशन, बट इसके साथ भाई और भी हैं, जैसे कि जापान का हायाबुसा 2 मिशन है, ये भी लौटा है। इसने भी रिटर्न अ लैंडर फ्रॉम स्पेस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन December 6, 2020। ये पीसेस लेकर आया था एस्टेरॉइड यूगो के, है ना, और ये जो है वो करीब 2 साल पहले कलेक्ट हुए थे, उन पीसेस को अब लेकर आया था ये। और मोस्ट रिसेंटली बताया तो नासा का जो है वो ओसिरिस REX प्रोब है, ये सैंपल लेकर आया है एस्टेरॉइड बेनू का, BENNU एस्टेरॉइड जो है उसका सैंपल लेकर आया है, और ये माना जा रहा है कि अर्थ में सितंबर 2023 तक ये वापस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो कहता है CMS-01, क्या है समझते हैं। रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है कंट्री का 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। अब ये इसमें भाई ये इन्विसाज है कि प्रोवाइड करेगा सर्विसेज एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, जिसका कवरेज जो है इसमें आपका इंडियन मेनलैंड होगा, अंडमान निकोबार होगा, और साथ में लक्षद्वीप आइलैंड भी होगा, ये पूरा कवर करेगा। और सैटेलाइट ये ऐसा पहला होगा इस नई सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इंडिया के द्वारा आफ्टर द GSAT एंड इनसैट सीरीज। तो GSAT और इनसैट सीरीज के बाद ये जो CMS-01 है, ये ऐसा पहला इस नई सीरीज का पहला सैटेलाइट होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सोप्लैनेट, क्या है समझते हैं। देखिए एक टीम साइंटिस्ट की इन्होंने कलेक्ट करा एक पोटेंशियल रेडियो सिग्नल पहली दफा एक एक्सोप्लैनेट सिस्टम से अबाउट 51
लाइट रे ईयर्स अवे है हमारे जो सोलर सिस्टम से, उससे हम लोगों ने कलेक्ट किया है। एक्सो प्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट क्या होते हैं? ऐसे प्लैनेट होते हैं बच्चों जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे पोटेंशियल रेडियो सिग्नल वहां से पहली बार कलेक्ट कर लिया एक्सो प्लैनेट से, और हमसे कितनी दूर है? 51 लाइट ईयर्स दूर है। अब देखिए एमिशन जो है वो बर्स्ट, द एमिशन बर्स्ट वर अनकवर्ड from the Tau Boots star system which contains a binary star system and an exoplanet। अब जो एमिशन है, ये एमिशन बर्स्ट है, इसमें ये दिखाता है, सॉरी, ये जो एमिशन है, एमिशन बर्स्ट है, ये हमें पूरा ताऊ बूथ स्टार सिस्टम के बारे में बताता है, जिसमें आपके बाइनरी स्टार सिस्टम और एक एक्सोप्लैनेट आ रहा है। क्या नाम है इसका? ताऊ बूथ स्टार सिस्टम, ठीक है। इससे पर्दा उठाता है ये मिशन, और रिसर्चर्स ने इसको यूज करा है लो फ्रीक्वेंसी एरे, जिसे हम लोग लोफर कहते हैं, ठीक है। रिसर्चर्स ने यूज करा है लो फ्रीक्वेंसी एरे, एक रेडियो टेलीस्कोप को नीदरलैंड्स के अंदर, और इसको जो ये हमने पाया है इसको पाने के लिए। अगर कंफर्म हो गया है ना, अगर कंफर्म हो गया, ऑब्जर्वेशन हम करते रहेंगे, कंफर्म हो गया तो ये रेडियो डिटेक्शन हमें एक नया तरीके से चीजों को बताने में मदद करेगा, हमें एक्सोप्लैनेट्स के बारे में एक नई विंडो खोलेगा, और हमें बताएगा कि भाई किस तरीके से एलियन वर्ड्स जो हैं उनको और एग्जामिन करें, है ना, जो कि 10 ऑफ द लाइट ईयर्स अवे हैं हमसे, है ना, 10 ऑफ लाइट ईयर अवे है, बहुत सारे दसियों लाइट ईयर अवे जो हमसे दूर हैं, एलियन के वर्ड्स हैं। तो भाई ऋतिक रोशन के बाद हम लोग होंगे जो कोई मिल गया के बारे में, एलियंस के बारे में पता लगाने में मदद करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आगे देखते हैं। ऑब्जर्विंग एन एक्सोप्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स एस्ट्रोनॉमर्स डेसिफर अ प्लैनेट्स इंटीरियर एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि हम एक्सोप्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को जब समझेंगे तो इससे एस्ट्रोनॉमर्स को मदद मिलेगी कि हम जाने कि भाई प्लैनेट के अंदर क्या है, उसके एटमॉस्फेयर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और साथ में साथ जो फिजिक्स है स्टार प्लैनेट इंटरेक्शन की, है ना, स्टार और प्लैनेट भाई कैसे इंटरेक्ट होते, क्या होता है, इसके बारे में हम और बातें जान सकेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स की हैं, ये हमें और मदद कर सकती हैं टू देयर पॉसिबल हैबिटेबिलिटी बाय शील्डिंग देयर ओन एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज एंड प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक लॉस। जिस तरह का अर्थ है वैसे ही जो भी एक्सोप्लैनेट है, ये यहाँ पे बता सकते हैं भाई किस तरह से वो अपने अंदर की जो भी अगर उनके यहाँ है वो जो है कुछ भी अगर हैबिटेशंस हैं तो किसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी खुद के एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से या कॉस्मिक रेज से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और या भाई एटमॉस्फेयर लॉस ना हो तो किस तरह से वो करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हमें यहाँ पे बताएगा। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट कर सकती है इसे फ्रॉम सोलर विंड डेंजर्स, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सोलर विंड डेंजर्स कीपिंग द प्लैनेट हैबिटेबल, ठीक है। तो भाई ये सारी कुछ बातें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे आगे वो कहता है जेमिनिड मीटियोर शार, ठीक है, जेमिनिड मीटियोर शार ये क्या है समझते हैं। तो जेमिनिड मीटियोर शार्स ये हर साल होता है अराउंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ये हर साल देखने को मिलता है। मीटियोर क्या होता है? मीटियोर एक मीटियोइड होता है जो अर्थ के अंदर एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, बड़े बड़े पत्थर टाइप के, जानते हैं आप। मीटियोर्स ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में होते हैं और ये बड़े बड़े साइज के होते हैं, और डस्ट ग्रेन से या ले लीजिए स्मॉल एस्टेरॉइड तक कुछ भी हो सकते हैं मीटियोइड्स। और जो जेमिनिड मीटियोइड है इसे ये कैसे बना है? ये बना है छोटे छोटे रॉक के डेब्रिस से, मतलब जो कूड़ा होता है ये पत्थर वाला, इससे बना है, जो आपका छोटे छोटे एस्ट्रॉइड वगैरह से शेड हुआ है उससे यहाँ पे ये बना है ये। और उस एस्ट्रॉइड का नाम था 300 फैथन, PHAETHON फैथन, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया था 1983 में, और इसी के ही टुकड़े से ये बना है। अब जो ये फैथन है ये लूप अराउंड करता है सन को हर एक 1.5 ईयर पे इन एन ऑर्बिट दैट अप्रोचेस द सन क्लोजर देन एनी अदर नोन एस्ट्रॉइड। तो समझ रहे हैं, एक ऐसे ऑर्बिट में नाचता है तो सन के इतने पास पहुंच जाता है जो आज तक कोई एस्ट्रॉइड नहीं पहुंचा, सबसे ज्यादा यही पहुंचता है। क्या नाम है इसका? अगर मैं गलत भी प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, पैथन, ठीक है, पैथन कह लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ठीक है, ये क्या है? रिपोर्ट के हिसाब से ऑर्गेनोक्लोरिन्स जो है वो यही रीजन पाई गई है हर एक जो मिस्ट्री डिजीज होता है दैट हैज इंपैक्टेड 450 पेशेंट्स इन विच सीजर, नोसिया, डिजीनेस या हेडेक। समझिए जिन लोगों को ऐसे नोसिया, डिजीनेस, हेडेक वगैरह होता है, इसमें
जो है एक आपका ये जो ये है ऑर्गेनोक्लोरिन्स, यही जो है रीजन पाया गया है कि हर एक जो अलग सा मिस्ट्री डिजीज हो जाता है, अजीब सा डिजीज हो जाता है, इससे 450 पेशेंट्स को यहाँ पे ये सब झेलने को मिला है। अब ऑर्गेनोक्लोरिन्स ये यहाँ पे एडवर्स अफेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे, और ये ग्रुप ऑफ क्लोरिनेटेड कंपाउंड है। क्लोरिन्स आखिरी में ये बता रहा है, इससे क्या लग रहा है कि ग्रुप ऑफ क्लोरिनेटेड कंपाउंड है जो आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं उसके क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे जानते हैं एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं, पीओपीज के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, काफी सस्ते होते हैं, एज अ रिजल्ट काफी ज्यादा पेस्टिसाइड में यूज करे जाते हैं। 40% ऑफ पेस्टिसाइड में इसी को यूज कर लेते हैं एशिया के अंदर, और ये हमारे अंदर फिर तकलीफ बाद में देता है। अब देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या है, समझा दूं एक बार। ये केमिकल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक दिक्कत का कारण बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर तक उड़ के चले जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से हटते नहीं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं। उसके बाद एबिलिटी टू बायो मैग्नीफाई, बायो एक्यूमुलेट इन इकोसिस्टम, इकट्ठा हो जाएंगे। साथ में नेगेटिव इफेक्ट ये हमारी ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पे भी देते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमनली इनकाउंटर जो पीओपीज हैं ये ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है, जैसे कि आपका डीडीटी, जानते हैं डीडीटी को यूज करते थे ना सस्ता होने के कारण फील्ड्स में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सब है। अब देखिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये पीओपी कंटामिनेशन को जो है प्रिवेंट करने के लिए। तो पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज, जो कहता है कि भाई देखो आप कमर्शियल यूज जो है कुछ पीओपीज का बंद कर दो या कम कर दो, या भाई जो है जैसा भी कर दो, है ना, इनका एमिशन ताकि एटमॉस्फेयर में ना आ पाए। और कुछ ऑर्गेनोक्लोरिन्स जो है रिकॉग्नाइज करे गए हैं कुछ कन्वेंशन की, जो इस कन्वेंशन के अंदर वो आपके हैं डीडीटी, और आपका है एक डिल्ड्रिन, और तीसरा है आपका हेप्टैक्लर, ठीक है, वगैरह वगैरह और सारे भी हैं। उसके बाद एक है इंडिया नोटिफाइड रेगुलेशंस ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रूल्स, ठीक है, क्या है रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रूल। तो पीओपीज के लिए यहाँ पे रेगुलेशन है जो अंडर प्रोविजंस आती है आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, कि आप यहाँ पे 7 तरह के केमिकल जो कि लिस्ट करे गए हैं एज पीओपीज स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर आपने पढ़ी होगी, अगर इन्वायरमेंट तो आपने पढ़ा होगा, तो जो लिस्ट करे गए हैं इनको यहाँ पे बैन कर दिया जाए, ये एक बात है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो कहता है कोविन, ये क्या है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि आईटी मिनिस्टर ने अनाउंस करा है कि हम एक बहुत बड़ा चैलेंज लॉन्च करेंगे जिससे हम कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम को मजबूत बना सकें, और इसी को हम यहाँ पे कोविन कह रहे हैं। ये कोविन एक डिजिटलाइज्ड रियल टाइम प्लेटफॉर्म है, डिजिटल है हर चीज, जहाँ पे हम यहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ मैकेनिज्म जो कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके है, इसे हम यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे अच्छे से सब जानकारी वगैरह फैलाने के लिए। अब यही कोविन यहाँ पे अलाउ करेगा सिस्टम कि हम मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरह का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसी वेस्टेज हो रही है, कितना कवरेज लिया है इस कोविड-19 वैक्सीन ने। अभी तक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये जो है वैक्सीन को यूज कर रहा है, वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम जिसका नाम है ईविन, ईविन को यूज कर रहा था। ईविन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसका यूज कर रहा है। और कोविन जो है आप समझ लीजिए ईविन का ही एक्सटेंशन हो जाएगा। ईविन पहले आया, इसी के आगे कोविन हो जाएगा। कोविन का मतलब है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम, ये और अच्छा इसके लिए होगा। इसकी ऐप यहाँ पे 4 जो है इसकी जो ऐप होगी इसके पास 4 मॉड्यूल यूजर होंगे। एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, दूसरा होगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, तीसरा जो है वैक्सीनेशन एंड बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट, और आखिरी में होगा स्टेटस अपडेशन। यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे जिसमें आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन का होगा, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का होगा, बल्क का होगा, जैसे आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा, और यहाँ पे बायोमेट्रिक या ओटीपी बेस्ड काम करना होगा। समझ गए? तो ये कुछ है, हमने बात करी कोविन के बारे में। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल SelfIS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page SelfIS and watch these videos there. Along with this, if you want to follow me and support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.